तो हेलो एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ वैशाली टंडन स्वास्थ्य एजुकेशन से। और बच्चों, हम देख रहे असर्शन रीजंस तुम्हारे बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स का। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं या हम डिस्कस करने वाले हैं असर्शन रीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, सो लेट्स बिगिन। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था बच्चों कि असर्शन और रीजन को सॉल्व करने का एक तरीका है। सबसे पहले असर्शन को रीड करो, वो सही है गलत है वो पता करो। फिर रीजन को रीड करो, वो सही है गलत पता करो। अब इन दोनों में से अगर कोई एक सही या एक गलत होगा तब तो हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों सही होते तो हमारा ऑप्शन ए आ रहा है कि बी आ रहा है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा इश्यू आता है कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो उस केस में बिकॉज से जोड़कर देखेंगे। तो आइए हम उसी वे में इन चैप्टर्स के भी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हम क्या उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो लेट्स स्टार्ट। स्क्रॉटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। जो स्क्रॉटम है, ठीक है, इट्स अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। लो टेम्परेचर फॉर द टेस्टिस। ठीक है, तो यस दैट्स ट्रू। एक्चुअली जो स्क्रॉटम है वो लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस हैपेंस एट लो टेम्परेचर देन द बॉडी। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो लो टेम्परेचर पे होती है देन कंपेयर टू द बॉडी। दैट्स ट्रू, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को जनरली 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है, कम चाहिए रहता है देन द बॉडी टेम्परेचर। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू कनेक्ट इट। So the scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes. क्यों scrotum low temperature maintain क्यों कर रहा है? Because spermatogenesis happens at lower temperature than the body. भाई scrotum low temperature maintain कर क्यों रहा है? What is the reason for that? The reason is क्योंकि spermatogenesis को low temperature चाहिए. So that's correct. वो उसका reason भी है बच्चों. So the answer is A. आंसर क्या आएगा? A आएगा. हुआ ना सॉल्व? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला भी हम देखते हैं। सेवरल लेक्टिफेरस डक्ट्स जॉइंट्स टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। अब बच्चों ये वाला जो आता है ना, मैं भी अक्सर भूल जाती हूँ कि पहले डक्ट आता है, एम्पुला आता है, लेक्टिफेरस डक्ट क्या आता है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा जो मेमोनिक है दैट इज टीडाल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? आपका टिब्यूल आएगा, फिर आपका डक्ट आएगा, फिर आपका एम्प्यूला आएगा और उसके बाद आएगा लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आपका लेक्टिफेरस डक्ट आएगा। ओके, तो ये आपका हो गया, ये सीरीज हो गई। अब अगर आपको कभी भी डाउट हो तो आप ये लिख लो पहले, फिर अब उसके बाद उसको देखो फिर से कि सेवरल लेक्टिफेरस डक्ट्स, काफी सारे लेक्टिफेरस डक्ट्स जॉइंट होते हैं टू फॉर्म अ वाइडर मेडुलरी एम्प्यूला। नहीं, बल्कि एम्प्यूला से लेक्टिफेरस डक्ट बन रहा है, एम्प्यूला से लेक्टिफेरस डक्ट्स बन रहा है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। जब एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाता है बच्चों? करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बट फिर भी हम उसको रीड करेंगे। मैंने हमेशा कहा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। मिल्क इज सक्ड आउट फ्रॉम द मेमोरी लोब्स। ठीक है, तो मिल्क जो है वो मेमोरी लोब्स में से ही जनरली क्या होता है? सक्ड आउट होता है ना। वैसे तो अगर हम इसको देखेंगे तो मिल्क इज जनरली सक्ड आउट फ्रॉम द लेक्टिफेरस डक्ट्स की जगह मेमोरी लोब्स या निपल्स के थ्रू सक्ड आउट होता है। दैट इज गिवन इन योर बुक। ठीक है, बट ये वाला तो है वो कंफर्म गलत है। तो ऑन द वे ये मेमोरी लोब्स में से ही सक्ड आउट हो रहा है, दैट इज करेक्ट। क्यों ये करेक्ट बोल सकते हैं हम? क्योंकि मेमोरी लोब्स के अंदर ही एल्वियोली होते हैं जिसके अंदर मिल्क का सिंथेसिस और स्टोरेज होता है, इसलिए। तो इसमें बच्चों आपका जो ऑप्शन है वो डी जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट। इनफेंडिबुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। इनफेंडिबुलम क्या था बच्चों? इनफेंडिबुलम एक ऐसा फनल शेप का स्ट्रक्चर था। ठीक है, फिर उसके बाद एम्प्यूला और इस्थमस था, फिर आपका यूट्रस था। ठीक है, तो ये इनफेंडिबुलम है, फनल शेप स्ट्रक्चर। वो ओवरी से, ठीक है, दिस इज ओवरी, वहां से ओवम का कलेक्शन करते हैं। दैट्स ट्रू एक्चुअली। नेक्स्ट रीजन, फिम्बरी हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम, और फिम्बरी मदद करती है। दैट इज करेक्ट। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है बच्चों, फिम्बरी है जो इसमें हेल्प करती है कलेक्शन में। सो दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, है ना। तो बच्चों इनफेंडिबुलम इज रिस्पॉन्सिबल, इनफेंडिबुलम का काम है, देखो इनफेंडिबुलम का काम है ओवम को कलेक्ट करना।
ठीक है। अब उसकी मदद कौन करता है, फिम्ब्री करता है। अब इसको दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बट क्या ये करेक्ट रीजन है कि नहीं, तो लेट्स आइडेंटिफाई दैट. So we'll start again, we will read it again. Infundibulum is responsible for the collection of ovum after ovulation because fimbriae helps in the collection of ovum after the ovulation. That's true ना. Infundibulum क्यों responsible है, क्योंकि उसमें लगी हुई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फिम्ब्रिए मदद कर रही है ओवम के कैलकुलेशन कलेक्शन के लिए. सो दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो देखो आपका ये क्या आएगा, ए. ये उसका करेक्ट रीजनिंग हो गया, क्योंकि इनफेंडिबुलम रिस्पॉन्सिबल है ओवम के कलेक्शन के लिए. पर वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसके आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो ओवम को पकड़ रही है, उसी के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. राइट, करेक्ट. चलो नेक्स्ट, विल मूव टू द फोर्थ वन. Parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism. That's correct. Parturition, that means childbirth, and that is induced by a complex neuroendocrine mechanism. That's absolutely right. At the end of the gestation period, ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट हो गया. जो पार्चुरेशन वाला पॉइंट है वो हमारा करेक्ट हो गया. ठीक है. नाउ एट द एंड ऑफ द जेस्टेशन पीरियड यानी कि डिलीवरी आई मीन आपका जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसके एंड में द मेटर्नल पिट्यूटरी रिलीजेस प्रोलैक्टिन व्हिच कॉजेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. दैट्स रॉन्ग. प्रोलैक्टिन थोड़ी रिलीज होता है बच्चों. कौन सा वाला हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया है ना. अब आपको उसको प्रोलैक्टिन आपने ध्यान से पढ़ा, ये गलत हो गया. अब मैंने जब भी कहा कि एक गलत एक सही तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है बच्चों. तो आपका पार्चुरेशन वाला ये सही है, ये गलत है, तो आपका आंसर सी आ जाएगा. आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ वन. फिफ्थ वन देखते हैं. मोर्यूला डिवाइड्स फर्दर टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट मूविंग फर्दर इनटू द यूट्रस. ठीक है. सो बच्चों मोर्यूला जनरली हम किसको बोलते हैं, 8 and 16 स्टेज को. Now what does this morula word means? It's mulberry. ये मलबरी फ्रूट के बेसिस पे आया है. ठीक है. तो ये जो मोरुला है वो डिवाइड होता है और ब्लास्टोसिस्ट बनाता है. दैट्स करेक्ट. ठीक है. इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट में सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर थी बच्चों वो किसकी थी, ट्रोफोब्लास्ट की. आउटर मोस्ट लेयर किसकी थी, ट्रोफोब्लास्ट की. और उसके अंदर यहाँ पे एक सेल था दैट इज इनर सेल मास ICM. और ये जो कैविटी थी इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील. वो कैविटी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं. तो बच्चों मोरुला डिवाइड्स होता है ताकि वो डिवाइड होके फर्दर टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट मूविंग फर्दर इनटू यूट्रस. दैट्स ट्रू. वो फिर आगे की तरफ जाता है. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. नेक्स्ट रीजन, ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैचेस टू द एंडोमेट्रियम. जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो एंडोमेट्रियम से अटैच होता है. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू एक्चुअली. ठीक है, दैट इज ऑल्सो ट्रू है ना, क्योंकि जो मैंने अभी ड्रॉ किया तो ट्रोफोब्लास्ट इज द ओनली लेयर एक्चुअली दैट अटैचेस टू द एंडोमेट्रियम. नाउ दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू कनेक्ट देम. सो बच्चों जो मोरुला है, मोरुला डिवाइड्स फर्दर टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट मूविंग फर्दर इनटू द यूट्रस. मोरुला आगे बढ़ता चला जाता है ताकि वो करेक्ट है. बिकॉज मोरुला आगे क्यों बढ़ रहा है या ब्लास्टोसिस्ट क्यों बना रहा है, मोरुला डिवाइड होके ब्लास्टोसिस्ट क्यों बना रहा है, ताकि ट्रोफोब्लास्ट लेयर एंडोमेट्रियम से अटैच हो सके. क्योंकि मोरुला तो नहीं अटैच हो सकता, एंडोमेट्रियम से मोरुला तो नहीं अटैच हो सकता. तो मोरुला पहले ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, फिर वो अटैच होगा. तो रीजन हुआ ना, मोरुला ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एंडोमेट्रियम से जॉइंट होगा. सो द आंसर गोज ए. इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ए आएगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट, विल सी द सिक्स्थ वन. द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड इट्स पावर हाउस. दैट्स ट्रू है ना. मिडल स्पर्म के मिडल पीस को हम पावर हाउस क्यों बोलते हैं, दैट्स ट्रू. मिडल पीस में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. और जो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाते हैं. ATP क्या हो गया बच्चों, हमारी एनर्जी करेंसी हो गई. ATP क्या हो गया, एनर्जी करेंसी हो गया. ठीक है. चलो नेक्स्ट, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडल पीस प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल. दैट्स ट्रू. अभी तो मैंने बताया, मैंने तो रीजन पढ़ने से पहले ही तुम्हें बता दिया कि भाई उसके मिडल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं. ठीक है. और उस वो एनर्जी से क्या करेंगे, स्पर्म विल मूव.
है ना, तो ये भी करेक्ट है। नाउ हमारा सबसे डिफिकल्ट पार्ट आ गया, हमें इन दोनों को क्या करना है, कनेक्ट करना है बच्चों। तो देखो, द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड इट्स पावर हाउस। मिडिल पीस को हम पावर हाउस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो एनर्जी बनाते हैं टेल की मूवमेंट के लिए। तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया, है ना, ये तो बहुत ईजी हो गया। तो देखो इसका आंसर क्या है बच्चों, ए। मिडिल पीस को पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी बनाते हैं। दैट्स सो सिंपल। नेक्स्ट विल मूव टू द सेवेंथ वन। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होने के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, कॉल्ड एज कोरियोनिक विले। दैट्स ट्रू, कोरियोनिक विली बोलेंगे उसको हम लोग, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को। दैट्स ट्रू, है ना। इस तरीके से जो ट्रोफोब्लास्ट था उस पे इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बच्चों, ये है कोरियोनिक विलाई। ओके, नेक्स्ट, कोरियोनिक विलाई आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। कोरियोनिक टिश्यूज के आजू बाजू क्या है, यहाँ पे यूट्रस है ना, तो यूट्राइन टिश्यू हो गया, और साथ में क्या है, ब्लड भी है, मैटरनल ब्लड। दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना, ये बुक में दिया हुआ ही है, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। अब सबसे ट्विस्टेड पार्ट आता है कि इनके बीच में रीजनिंग है या नहीं है। So after implantation, finger-like projections appears on trophoblast called chorionic villi because chorionic villi is surrounded by ऐसा। इम्प्लांटेशन के बाद उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कोरियोनिक विलाई बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके आजू बाजू मेटरनल ब्लड और टिश्यूज हैं। ये तो कोई रीजन ही नहीं हुआ। ये दोनों के दोनों बच्चों क्या है, फैक्ट्स है, ये दोनों के दोनों फैक्ट्स है। ये आपका डेफिनेशन दिया हुआ है कोरियोनिक विलाई का, और बच्चों ये जो है ये सिर्फ उसका एक फैक्चुअल डेटा बताया हुआ है कि उसके आजू बाजू क्या है। सो देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो रीजनिंग, उसमें कोई रीजनिंग नहीं है बच्चों, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बी। ए करेक्ट है, आर करेक्ट है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एट्थ वाला देखते हैं बच्चों। असर्शन, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का जो सिग्नल है ओरिजिनेट फ्रॉम द फीटस, triggers release of oxytocin which stimulates the uterine contraction. That's true, fetus से आता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। दैट्स ट्रू, ठीक है, ये हमारा ट्रू हो गया। अब vigorous contraction of uterus at the end of the pregnancy causes expulsion. That is also true. vigorous contraction की वजह से expulsion होगा, ठीक है, vigorous contraction की वजह से क्या होगा, expulsion होगा। Now अब सबसे अगेन डिफिकल्ट पार्ट आ गया, दोनों अगर स्टेटमेंट सही है तो ए आएगा कि बी आएगा, whether it's a correct explanation or not, let's see that. So the signal for parturition, because से जोड़ेंगे, the signal for parturition originating from fetus trigger release of oxytocin which stimulates uterine contraction because vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy causes expulsion. भी ये क्या बात होगी, parturition का सिग्नल फीटस से ओरिजिनेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेस एक्सपल्शन। दोनों फैक्चुअल डेटा है बच्चों, बच्चों रीजनिंग नहीं बैठ रहा। पार्चुरेशन का जो सिग्नल है, ठीक है, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है, दैट इज रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि विगरस कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। अगर ये रीजन होता और ये ऐसे होता कि vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy causes expulsion because oxytocin is being released, अगर ऐसा होता ना तो ये सही होता, तो हम ए सिलेक्ट करते, बट ये रिवर्स दिया है। तो ये असर्शन का रीजन नहीं है, ये रीजन का आई मीन सॉरी, ये असर्शन का रीजन नहीं है। पर अगर हमने इसको चेंज कर दिया बच्चों तो ये सही बैठेगा। पर अगर हम इसको ऐसे देखने जाएं तो बच्चों हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नाइन्थ वन। सो द मेमोरी ग्लैंड इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, दैट्स करेक्ट। बच्चों ये मेरा डालने का एक रीजन था, ज्यादातर बच्चों को ये कॉर्नर बेस्ड एमसीक्यू नहीं पता होता कि जो मेमोरी ग्लैंड है इट्स अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी ग्लैंड इज फंक्शनल इन बोथ मेल एंड फीमेल, नाउ दिस इज रॉन्ग। मेमोरी ग्लैंड इज फंक्शनल ओनली इन केस ऑफ फीमेल्स, तो ये एक सही एक गलत हो गया बच्चों। तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा, सी। इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, सी आएगा। नाउ द लास्ट वन, डी। ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, सारे कॉपुलेशन मतलब सारी इंटीमेसी से प्रेगनेंसी तो नहीं रह जाती, दैट्स ट्रू।
ठीक है. Fertilization can occur only if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary ischemic junction. That's true. ट्रू. अब रीजनिंग देखते हैं इसकी कि भाई रीजन सही बैठ रहा है कि नहीं. ऑल द कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. दैट्स ट्रू बिकॉज fertilization can occur only if sperm and egg are transported simultaneously. That's true. क्यों नहीं होती सारे कॉपुलेशन से प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती? क्योंकि एम्पुलरी इस्थमिक रीजन पे एक ही टाइम पे स्पर्म और एग दोनों का होना बहुत जरूरी, दोनों का होना बच्चों बहुत जरूरी होता है. इसीलिए तो रीजनिंग एकदम करेक्ट है. तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए आएगा. हमारा आंसर क्या आएगा? ए आएगा. तो बच्चों आप देख सकते हो जैसे ऐसे तो काफी ठीक थे. अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है तो वो था हमारा एमसीक्यू, आई मीन 8th वाले असर्शन एंड रीजंस में. सो इस तरह के कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं बच्चों. तो थोड़ा ध्यान से सोचो. थोड़ा ये वाला मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी था. बाकी तो फिर भी अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट्स लगाओगे, शांति से सोचोगे कि ये रीजन है या नहीं है, तो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है सो यू कैन ऑलवेज कमेंट अस डाउन. और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. We'll see you in the next video. Till then, bye bye and thank you.